हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हम पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, ये वीडियो जो रीट के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो रीट मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2022 वाला, क्योंकि आपको पता है कि आपके सिलेबस में सीधा सीधा पॉइंट नंबर 6 में सूचना तकनीकी दे रखा है, और उसमें सब पूछा गया है सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो देखिए, हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी वीडियो पे अपलोड कर दिया गया है, जिसके अंदर हमने पढ़ा सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले इस वीडियो को जाके कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद में हमने सेकंड चैप्टर बनाया सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण टूल्स। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिसने ये वीडियो नहीं देखा वो भी ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये बिना अपने बेस को कंप्लीट करे आप ये थर्ड वीडियो डायरेक्ट देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। और टोटल मार्क्स कितने हैं? 10 मार्क्स का ये पेपर आएगा आपका। मतलब ये वाला जो सेक्शन आएगा वो कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। और एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का रहेगा? देखिए, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो मतलब कि एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे? 2 मार्क्स होंगे। और एग्ज़ाम में क्या है? नेगेटिव मार्किंग। हाँ बिल्कुल है। कितनी है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, जो बिल्कुल आपने कभी नहीं पढ़ा, तो उसको बिल्कुल छोड़ आइए। गलत करने से बढ़िया है उसको छोड़ देना। आपने अगर ये चीज़ देख ली कि कौन से क्वेश्चन आपको अटेंड करने चाहिए और कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ देने चाहिए, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सारे क्वेश्चन कभी नहीं करने होते हैं। जो बच्चे सारे क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं उनके गलत भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखें। आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी का आधार हमने जब देखा तो हमने इसके बारे में संचार क्रांति और ये सारी चीज़ें समझी थी। जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए। फिर हमने विभिन्न घटक देखे थे, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, है ना, दूरसंचार नेटवर्क, मानव संसाधन, इनके बारे में पढ़ा था। आ जाइए, फिर हमने इसके प्रभाव देखे थे। इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ते हैं, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट सूचना पे कहाँ, हेल्थ पर, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें देखी थी। आ जाइए नेक्स्ट। फिर हमने इसके इंपॉर्टेंस देखी थी। महत्व, जैसे मान लीजिए एम्पावरमेंट में काम करता है, ट्रांसपेरेंसी लाने में काम करता है, करप्शन रिडक्शन में काम करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर हमने ये क्वेश्चन किया था, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कौन सा कंप्यूटर विकसित किया गया है? चलिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है, क्योंकि आप तो नए हैं वीडियो पे, इसीलिए आप इसका आंसर लिखिए। और बिल्कुल ईजी सा आंसर है ये। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपका आधा काम तो वैसे भी हो गया, ठीक है। आ जाइए। अब देखिए, उसके बाद में हमने चैप्टर सेकंड जब पढ़ा था सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण टूल्स पर देखे थे। टूल्स में हमने कौन से पढ़े थे? कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, ये सारी चीज़ें समझी थी। फिर हमने डेटा कम्युनिकेशन के बारे में समझा था, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें, अगर ये चीज़ें आएंगी तो आप बिल्कुल एग्जाम में आसानी से कर ले जाएंगे अपने क्वेश्चन को। फिर हमने सेंडर, रिसीवर और ये किस मीडियम से करते हैं, फिजिकल मीडियम से करते हैं, इस तरीके से हमने सारी चीज़ समझी थी। फिजिकल मीडियम में कौन कौन से होते हैं? एक तार वाला, बेतार वाला होता है, ये देखा था। तो तार वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे पोल पर तार लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये वायर कम्युनिकेशन हो गया, किस किस तरीके से होता है, अलग अलग वायर होते हैं, ये हमने समझे थे। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया। उसके बाद में हमने शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल समझी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती ही आती है ये, है ना। फिर कोएक्सियल केबल, ठीक है, ये पूछ सकता है। इसके अलावा उसके बाद हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल देखी थी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केबल है। इस पर तो क्वेश्चन एग्जाम में बन ही सकता है आपका, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें समझी थी, किस पे काम करता है, TIR पे काम करता है, क्या चीज़ है, इसको समझा था हमने, है ना। फिर हमने, आ जाइए कैसे, फिर हमने इसकी स्पीड देखी थी कि 100 Mbps से लेकर 2 GB तक इसकी स्पीड हो सकती है। तो ऐसे ही हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो आप वो वीडियो को जरूर देखिए, स्किप ना करिए, है ना। आ जाइए, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स का पार्ट सेकेंड, ठीक है। इसमें हम कौन सा देखेंगे? बेतार वाले प्रेषण माध्यम देखेंगे, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम देखेंगे, कि हम बिना तार के किस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे से, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम समझते हैं। देखो, ये आप ये देख सकते हैं, ये डायग्राम आपके सामने। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, या आप इसे बोल सकते हैं ये रेज़ है, लाइट बोल लीजिए, रेस बोल लीजिए। तो इनका कोई गाइडेड पाथ थोड़ी है कि ये इसी डायरेक्शन में जाएंगी या इस डायरेक्शन में जाएंगी। इनकी कोई गाइडेड पाथ नहीं है, ये अनगाइडेड है, इनको कोई गाइड नहीं कर रहा, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं बताई गई है। जैसे वायर है, वायर में क्या होता है, हम अपन ने एक पोल यहाँ लगा दिया, एक पोल यहाँ लगा दिया, फिर उसका पोल, एक तीसरा पोल यहाँ लगा दिया, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, एक पोल हो गया, दूसरा पोल यहाँ हो गया, ठीक है, तीसरा पोल यहाँ हो गया, चौथा पोल यहाँ हो गया। तो हमने जब वायर लाएंगे तो हम इस तरीके से बांधेंगे, तो ये गाइडेड पाथ हो गया। अब मान लीजिए इसके आसपास वाले, उन्हीं के आसपास इसका कम्युनिकेशन रहेगा,
ठीक है, वहाँ तक ले जाना है, मान लो इस जगह ले जाना है तो हमें दूसरा वायर ले जाना पड़ेगा। तो ये हो गया गाइडेड, हमने इसको गाइड कर दिया कि भैया तुम यहाँ तक जाओगे और इसके बाद नहीं जाओगे। तो इसके बाद हमने कोई तार नहीं बिछाया, तो इसके बाद कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल है। पर जब वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है, इस तरीके से गाइडेड तो है नहीं, एक टावर खड़ा करेंगे, ये थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ जैसे आपको दिखा दे। एक टावर खड़ा करेंगे, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। आ जाइए, हम क्या करेंगे, टावर लगा देंगे, टावर पे छतरियाँ लगा देंगे। ये छतरियों का क्या काम होगा, ये सिग्नल भेजेंगी। अब ये सिग्नल कहीं भी भेज सकती है, यहाँ बैठा हो बंदा उस पर भी भेज देगी, यहाँ बैठा हो चाहे इस पर भी, चाहे कहीं भी बैठा हो, यहाँ बिल्कुल नीचे बैठा हो। देखो इस अगर ये सिग्नल भेज रहा है तो इसके सिग्नल चारों तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन है ये किस तरीके का होता है, अनगाइडेड होता है ना, अनगाइडेड माध्यम का इस्तेमाल करता है। इस तरीके से चीज़ों को समझेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब आ जाइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिससे और ज़्यादा आप समझ सकें, ठीक है। इसमें देखो, एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर तक संकेतों के प्रसारण के लिए एक तार अथवा केबल का उपयोग ना करके ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके संचारण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो अपन ने नॉन वायर देखा, इसमें कोई माध्यम चाहिए था, नहीं चाहिए था। इन्हें क्या बोलते हैं, अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। प्रयुक्त होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों और युक्तियों के आधार पर मुख्य बेतार संचारण माध्यम निम्न है। अब कौन कौन से हैं, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। अब आ जाइए, देखिए यहाँ से देखते हैं ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए ये सैटेलाइट है, ठीक है। अब ये सैटेलाइट ऊपर लगा हुआ है और ये छतरी लगी हुई है यहाँ पर ज़मीन पर, ठीक है। अब इस छतरी ने सिग्नल भेजे और इस सिग्नल के डायरेक्शन कौन सी साइड में, ए की तरफ है, इधर की तरफ। इस क्षेत्र में जो जो एरिया आएंगे यहाँ तक तो कैच कर रहा है, पर क्या ये पीछे की तरफ या साइड की तरफ या इधर की तरफ कर रहा है, नहीं। अब यहाँ पे हमें करवाना है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक ट्रांसमीटर लगा देंगे जिससे रेडियो वेव्स का प्रसारण चारों दिशाओं में हो सके आसानी से, ठीक है। देखिए रेडियो वेव का इस्तेमाल किस में किया जाता था, तार भेजने में, है ना। तार क्या था, ऐसा तार वार बिजली वाला तार नहीं। पहले क्या होता था, जैसे आज मैसेजिंग कर रहे हैं अपन, आज मैसेज करते हैं, इसी तरीके से पहले तार भेजा जाता था। अपन को किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती थी तो अपन तार के थ्रू वहाँ तक वह इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी बहुत रैपिडली पहुँचा सकते थे। सबसे ज़्यादा फास्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का जरिया तार ही हुआ करता था उस समय में, है ना। आज तो बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास में, आगे चल के देखेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। अब आ जाइए यहाँ से देखते हैं। देखिए रेडियो तरंगे प्रेषित, ट्रांसमीटर सभी दिशाओं में विचरण कर सकते हैं, जैसा हमने अभी देखा। प्रेषक मतलब सेंडर, प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर का एक ही पंक्ति में रहना आवश्यक नहीं होता। रेडियो संचार टेलीग्राम संदेशों के प्रसारण में काफ़ी समय से प्रयुक्त हो रहा है। टेलीग्राम संदेश कौन से हो गए, तार, जिसकी हमने बात करी थी अभी, ठीक है। हिंदी में तार बोलते थे, इंग्लिश में टेलीग्राम बोलते थे। आज जो टेलीग्राम एप्लीकेशन है उसकी बात नहीं कर रहा है, तार की बात कर रहा है। टेलीग्राम जो एक मेथड था कम्युनिकेशन का, ये संचार कम संचारण गति एवं न्यून आवृत्ति पर होता था, किंतु अब रेडियो प्रसारण में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी हो गया और ना सुपर हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होने लग गया है, जिससे डाटा बहुत ज़्यादा तेज़ी से इधर से उधर भेजा जा सकता है। अब देखिए आपको कुछ बेसिक बातें बता, वेव लेंथ के बारे में समझा देते हैं। देखो एक ही वेव हो गई, है ना, धारा हो गई, एक हिंदी में धारा बोलेंगे, इंग्लिश में वेव बोलेंगे। अभी एक वेव हो गई, अब इसके जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं या लोएस्ट पॉइंट होते हैं, अब इसके लोएस्ट पॉइंट ये वाले हो गए, हाईएस्ट पॉइंट ये हो गए। अब इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है उसको वेव लेंथ बोला जाता है। एक वेव की जो लंबाई है वो कितनी है, इन दोनों के मध्य की दूरी है। ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है, ये वाली। तो अब क्या है यहाँ पर देखिए, अब रेडियो वेव की वेवलेंथ कहाँ है, इन दोनों के हाईएस्ट पॉइंट जैसे ही मिलाओगे तो आपको मिल जाएगा कि रेडियो वेव की वेवलेंथ हो गई। माइक्रोवेव की कहाँ तक होगी, माइक्रोवेव यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, इन दोनों के बीच की। अल्ट्रावायलेट की कहाँ से कहाँ तक हो गई, अल्ट्रावायलेट की यहाँ तक हो गई, इन दोनों के बीच की, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइन किया, ये ऐसे डिफाइन करेगी, ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखो जैसे मान लीजिए ये वेव है ना, जिस वेवलेंथ की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है उसका नाम है कॉस्मिक रेज, ठीक है। सबसे कम से कॉस्मिक, फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा गामा नाम दे दिया इसका, ठीक है। गामा के बाद में क्या नाम दे दिएगा, एक्स रेज। एक्स रेज के बाद में अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई जो सन से आती हैं हमारी धरती तक। उसके बाद कौन सी हो गई, विजिबल रेज हो गई। विजिबल रेज के बाद कौन सी हो गई, इंफ्रारेड हो गई। इंफ्रारेड में कौन सी हो गई, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव हो गई। माइक्रोवेव के बाद कौन सी हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, ठीक है। अब ये मुझे तो याद नहीं है, आपको कैसे याद होंगी, कैसे आप इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसको देखो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है आपको याद करने का, बता देता हूँ। आप इसको बोलिए, छोटी गर्ल XUV में बैठकर बोली आई एम रेडी,
ठीक है। ये घूमने जाना चाहती है, कौन? छोटी गर्ल। तो XUV में बैठ के बोली, XUV गाड़ी आती है, XUV 700 500 महिंद्रा की गाड़ियाँ आती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो छोटी गर्ल XUV में बैठ के बोली आई एम रेडी, ठीक है। C से कॉस्मिक हो गया, G से गामा हो गया, X से एक्स रेज हो गया, UV से अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई, ठीक है। और V से कौन सी हो गई? विजिबल रेज हो गई। I से कौन सी हो गई? इंफ्रा रेड हो गई। M से कौन सी हो गई? माइक्रोवेव हो गई। और R से कौन सी हो गई? रेडियो वेव्स हो गई, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको अगर इस तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी, तो आप एग्जाम में ईजिली हर तरह के क्वेश्चन को करके निकल जाएंगे, ठीक है। आ जाइए, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ठीक है। अभी अपन ने ये देखा, अपन ने रेडियो वेव से पहले कौन सी देखी थी? माइक्रोवेव। उससे पहले कौन सी थी? इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड से पहले कौन सी थी? विजिबल। विजिबल से पहले कौन सी थी? अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट से पहले कौन सी थी? एक्स रेज। एक्स रेज से पहले कौन सी थी? गामा रेज। गामा रेज से पहले कौन सी थी? कॉस्मिक रेज, ठीक है। ये वेव लेंथ के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है। जिसकी सबसे कम वेव लेंथ है वो कॉस्मिक रेज है, थोड़ी थोड़ी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, जिसकी लंबी दूरी तक वेवलेंथ हो जाएगी वो रेडियो वेव हो जाएगी। प्रसारण के लिए इसी रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है। आ जाइए आप देखते हैं सूक्ष्म तरंग प्रसारण, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। देखिए हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए रीट का जो सिलेबस है मेंस का 2022 वाला, ठीक है, इसके अंदर आपके सीधा सीधा लिखा हुआ है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स पूछ रहा है, ठीक है। तो टूल्स में हम पढ़ रहे हैं, कौन सा टूल पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वायरलेस, ठीक है, जिसमें तार का इस्तेमाल नहीं होता है, तो हम वो वाले टूल्स पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा रेडियो वेव्स, ठीक है। अब रेडियो वेव्स के अंदर अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी माइक्रोवेव्स, ठीक है। ये माइक्रोवेव कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए? रेडियो वेव्स का ही इस्तेमाल करता है, पर कौन सी? हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है। क्यों हमें ये माइक्रोवेव्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो माइक्रोवेव्स क्या है, काफ़ी तेज काम करती हैं पर सीधी डायरेक्शन में काम करती हैं। अगर जैसे मान लीजिए एक पिलर यहाँ लगा दिया, एक पिलर यहाँ लगाया सीध में, तो ये इसको आराम से कैच कर लेगी। पर अगर इसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रकल आ गया है ना, कोई रुकावट आ गई, तो ये इसको पार नहीं कर पाएगी और संचारण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसको माउंटेन्स के हाइट्स पे लगाया जाता है, ठीक है। जैसे पहाड़ हो गए, पहाड़ों के हाइट्स पे लगा गया, जहाँ तार बिछाना मुश्किल होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ इस तरीके के माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आ जाइए अभी पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें, इसको पढ़ेंगे तभी तो चीज़ समझ में आएगी। तो देखिए आप ये छोटी छोटी चीज़ें समझ के चलेंगे तो आप बिल्कुल एग्जाम में बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। अभी तो हार्ड लगेगा पर बाद में बहुत इजी लगेगा। देखो सूक्ष्म तरंग प्रसारण उच्च आवर्ती हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों के माध्यम से होता है। इस माध्यम का उपयोग कर केबल डालने की समस्याओं से बचा जा सकता है। जिन स्थानों पर केबल डालना दुष्कर होता है वहाँ ये माध्यम काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है ना। तो कहाँ नहीं डाल पाएंगे हम केबल, कहाँ नहीं डाल सकते? पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम एरियाओं में, है ना। माइक्रोवेव केवल एक सीधी रेखा में चल सकती है। इसके मार्ग में कोई बड़ी इमारत, पहाड़, अन्य बाधा आ जाने पर ये उन्हें पार नहीं कर सकती। अतः ये आवश्यक होता है कि प्रेषण, ट्रांसमीटर एवं ग्रही, है ना, सेंडर और रिसीवर एक सीधी रेखा में हों, लाइन ऑफ साइट में हों। इसके लिए प्रेषण एंटीना व ग्राही एंटीना की काफ़ी ऊंचाई पर एक सीधी रेखा में लगाए जाते हैं। जो चीज़ हमने अभी समझी वही सारी चीज़ें बता रहा है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए अब देखते हैं। देखिए ये जो आपके सामने हैं माइक्रोवेव टावर्स हैं, ठीक है। इनका इस्तेमाल क्या होता है? इनका इस्तेमाल यही है कि जहाँ पर है ना वायर्स नहीं बिछाए जा सकते वहाँ इस तरीके के माइक्रोवेव टावर लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या कम्युनिकेशन ईजिली हो सके, ठीक है। और ये माइक्रोवेव टावर कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। कौन सी? रेडियो वेव्स की हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। इतना सा याद रखना है। आ जाइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखो पहाड़ी अथवा ऊंचे स्थानों पर लगे ऊंचे टावर वास्तव में माइक्रोवेव टावर ही होते हैं, है ना। इसमें देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक टावर है और ये एक दूसरा टावर है, ठीक है। अब इन दोनों टावरों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर्स है मान लीजिए। तो क्या होगा, ये यहाँ से जो अपनी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करेगा और ये इसको रिसीव करेगा, क्या इन दोनों में बैरियर नहीं आएगा? ये बिल्कुल स्मूथली हो पाएंगी? नहीं, क्योंकि क्या है इनकी कुछ रेंज होती है। जैसे 20 से 30 किलोमीटर के आसपास तक तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करती है। तो हमें बीच में क्या है रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं कि ये इस फ्रीक्वेंसी को ईजिली कैच करे, फिर आगे इसको ट्रांसमिट करे, फिर वो उसको आगे ट्रांसमिट करे। तो ये जो बीच में जो टावर लगाए जाते हैं इनको क्या बोला जाता है? रिपीटर्स लगाया जाता है, जिससे फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू फ्लो में बनी रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बता रहा नहीं है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा क्लियर कर देता है, ठीक है। ये थोड़ा सा हटा देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। आ जाइए आप देखिए
पहाड़ी अथवा ऊंचे स्थानों पर लगे ऊंचे टावर वास्तव में क्या कहलाते थे? माइक्रोवेव टावर, जो हमने पहले पढ़ लिया। दूरी अधिक होने पर हमने क्या देखा था कि हमें रिपीटर्स लगाने पड़ते थे, कितने? 25 से 30 किलोमीटर पर। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट देख लिया है। अब आ जाइए यहाँ से आगे देखते हैं। अब इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर आप ऐसे समझिए, ये एक टावर है, दूसरा टावर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी रुकावट आएगी तो माइक्रोवेव्स जो है ना, वो रुकावट के कारण अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती और इसके कारण कम्युनिकेशन बाधित होता है ना। इस चीज़ का याद रख लीजिए, इसकी गुणवत्ता क्वालिटी घट जाती है ना। ये यही चीज़ बता रहा है। अब देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। माइक्रोवेव संचारण अपेक्षाकृत सस्ता साधन है, किंतु ये मौसम पर आधारित है। खराब मौसम में संचारण की गुणवत्ता क्या होती है? घट जाती है, जो अभी हमने समझा। माइक्रोवेव संचारण अधिकांशतः लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, सेलुलर फ़ोन, टेलीविज़न, कार्यक्रम प्रसारण आदि में किया जाता है। आ जाइए अब नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए फ्रेंड्स, अब समझते हैं उपग्रह संचारण, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। देखिए आपके सामने एक अर्थ, यह है सैटेलाइट और ये है इसकी ऑर्बिट। ये ऑर्बिट अर्थ से करीब करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। क्यों? अर्थ जो अपनी धुरी पे घूमती है ना, रोटेट करती है, उसी स्पीड से अगर हम कोई सैटेलाइट इस ऑर्बिट में प्लेस करेंगे तो वो भी अर्थ की घूमने की स्पीड से ही यहाँ पे घूमेगी। तो हमेशा ये कह सकते हैं कि इस लोकेशन पे ये हमेशा बनी रहेगी, इस जगह पर। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट होती है ना, ये भी रेडियो वेव्स का ही, माइक्रो रेडियो वेव्स का ही इस्तेमाल करती हैं, सूक्ष्म तरंग का ही इस्तेमाल करती हैं, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, इसमें ये मोटी मोटी ये 2-4 बातें हैं जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काम किए कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है। अगर जैसे मान लीजिए कोई हम सैटेलाइट इसके बीच में, मतलब पहले ही प्लेस कर दें, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, बताइए ज़रा। अगर जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई सैटेलाइट यहाँ पे प्लेस कर दी या कोई यहाँ पे प्लेस कर दी, तो इससे क्या होगा? देखो अगर हमने यहाँ प्लेस कर दी तो वो अर्थ के घूमने से ज़्यादा तेज़ घूमेगी यहाँ पर तो, और यहाँ प्लेस कर दी तो वो धीरे घूमेगी। ठीक है, वो यहीं रह जाएगी और अर्थ घूम के यहाँ पहुँच जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 36,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं जिसे, उस पर प्लेस करना कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए ज़्यादा बेटर है, जिससे वो पूरी लोकेशन को कवर कर सके। ठीक है, अब क्या है, हम अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 सैटेलाइट प्लेस कर देते हैं इस ऑर्बिट में, है ना। एक्चुअली जैसे एक यहाँ कर दी, एक यहाँ कर दो और एक यहाँ कर दो, तो क्या होगा? ये हमेशा पूरी अर्थ को कवर करेगा, चाहे कहीं भी आप कोई सा भी कम्युनिकेशन कर लीजिए। ठीक है, ये इसको भेजेगा तो यहाँ आ जाएगा, ये इसको भेज के यहाँ पहुँचा देगा, इसको पहुँच के यहाँ पहुँचा सकते हैं, है ना। तो 3 जो सैटेलाइट्स होते हैं वो पूरी अर्थ को कवर करते हैं, हम ये कह सकते हैं। जिससे क्या होता है, जो हमारा GPS है वो इसी बेसिस पे काम करता है। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखो, ट्रांसपोंडर क्या होता है? जब जो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे सैटेलाइट, वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा फिर वापस से भेजेगा, तो ये कौन काम करता है? ट्रांसपोंडर का काम होता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना और वापस से धरती पर भेजना। ठीक है, धरती से ही रिसीव किया और धरती पे भेजा, पर ये लोकेशंस अलग अलग होती हैं। ठीक है, और रिसीवर कौन होते हैं? जो रिसीव करते हैं। ऊंचाई कितनी? 36,000 किलोमीटर, जो अभी अपन देख कर आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो उपग्रह संचारण का उपयोग क्या होता है? अधिक लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, टेलीविज़न कार्यक्रमों के प्रसारण, अंतर्राष्ट्रीय संचार कम्युनिकेशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है ना। उपग्रह सुदूर व पृथक्करण स्थानों में संचार का एक अत्युत्तम साधन है, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा हाईली एफिशिएंट क्या है, ये एक साधन है, मतलब एक सोर्स है हमारे लिए, है ना। परंतु देखिए कुछ कक्षाओं में क्या है, उपग्रह जो ये सैटेलाइट जो लगाई जाती है ना, ये इस तरीके से सैटेलाइट जो आपने देखी हैं ऊपर जो है ना, तो ये सैटेलाइट प्लेस करना बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्श कंडीशन क्रिएट करती हैं। तो हमेशा ये नहीं कि बहुत ईजी और सस्ता होता है। आ जाइए नेक्स्ट देखिए। अब देखते हैं अवरक्त किरण संचरण, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। देखिए इंफ्रारेड लाइट में अगर हम अपनी अर्थ को देखेंगे तो वो इस तरह के कलर में दिखाई देगी, रेड, बैंगनी, ब्लूइश, है ना। ये कहाँ दिख रही है? जहाँ पे हॉट टेम्परेचर होगा वो इस तरीके का थोड़ा सा कॉल्डिश होगा, वहाँ पर ब्लू बैंगनी से दिख जाएगा। ठीक है, अब ये इसके इस्तेमाल देख लेते हैं। देखो टीवी के रिमोट बनाने में, एसी के रिमोट बनाने में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसके रिमोट बनाने में। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे डेली लाइफ के इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें हमें इंफ्रारेड का इस्तेमाल आसानी से दिख जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसको परचेज करना ये काफ़ी सस्ता होता है ना। ये एक सस्ता है, सुरक्षित है, आसानी से काम लिए जाने वाला संचारण माध्यम है ना। तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन में। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए अब देखते हैं वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी। देखिए वाई का मतलब है वायरलेस, फी का मतलब है फिडिलिटी।
फिडेलिटी का मतलब होता है ईमानदारी, निष्ठा, इस चीज़ की बातें करता है फिडेलिटी, ठीक है। तो देखो वाईफाई जो टेक्नोलॉजी है वो कोई ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अभी नई की नई नई टेक्नोलॉजी है। अभी कुछ ही हाल ही के वर्षों में ये बहुत ज़्यादा चलन में आई है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, डेटा ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा तेज़ है। इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है ना। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट है और आप वाईफाई के थ्रू अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन में कनेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, सामने वाले का डेटा को लिया जा सकता है अपने फ़ोन में, है ना। और इसके लिए आपको क्या है, पर्सनल कंप्यूटर हो, आपके पास में लैपटॉप हो, पॉमटॉप हो, वीडियो गेम कंसोल, स्मार्टफोन, प्रिंटर आदि बहुत सारी युक्तियों से आजकल क्या है, ये सारी चीज़ें डिवाइसेस वाईफाई अनेबल्ड होने लगी हैं, है ना, इनसे युक्त होने लगी हैं। वाईफाई अनेबल्ड डिवाइस का मतलब है इन सब में वाईफाई आता है, ठीक है। परंतु क्या है, ये शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी है, थोड़ी सी दूरी के लिए इस्तेमाल की जाती है पर होती काफ़ी तेज़ है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। वाईफाई नेटवर्क पर कंप्यूटर को बिना तारों के जोड़ने का काम करने वाली आज की लोकप्रिय तकनीक है। असल में ये एक वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करती है ना। जब जो भी कोई चीज़ वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करती है अपन उसे क्या बोलते हैं, WLAN, ठीक है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बनाती है के नाम से भी जाना जाता है। IEEE मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉन ICS इंजीनियर्स पर आधारित है। वाईफाई कौन सी कंपनी का ट्रेडमार्क है? अलायंस कंपनी का ट्रेडमार्क है, ऐसे याद रख सकते हैं। आ जाइए, देखिए वाईफाई सेल फोन, टीवी, रेडियो की तरह सूचना प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का ही उपयोग करता है। कौन सी? रेडियो वेव्स का ही इस्तेमाल करती है वाईफाई भी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। वाईफाई संचार के लिए इस्तेमाल रेडियो तरंगे सेल फोन और रेडियो के समान होती है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि ये कौन सी आवृत्ति, ये जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी, जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है सेलुलर नेटवर्क के मुकाबले, है ना। जो सेल फ़ोन की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी से बहुत अधिक होती है। वाईफाई तरंगों में ज़्यादा डेटा ले जाने की क्षमता होती है। और वाईफाई संचार में कौन सा 802.11 नेटवर्क मानकों, है ना, जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, कौन सा यूज़ किया जाता है, ये स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेंगे ये स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है या कौन सा स्टैंडर्ड नहीं है वाईफाई का या कौन सा है, ऐसे पूछ सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट। देखिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ एक ऐसा बेहतरीन तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपस में जोड़कर डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। जोड़ने के लिए इसमें रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। तो हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं कम्युनिकेशन में रेडियो वेव का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक। हम देख रहे हैं कि इसमें भी रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने एक चीज़ देखी थी, जब हम देख रहे थे दुर्गम क्षेत्र हों, पहाड़ी क्षेत्र हों, और वहाँ पर माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। पर ये भी रेडियो वेव्स ही यूज़ कर रहे थे, कौन सी? हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती थी, ठीक। आ जाइए, अब देखो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करा जा रहा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सभी जगह पे। हमने ये देखा ब्लूटूथ को अपेक्षाकृत कम दूरी, केवल कुछ मीटर तक के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, परंतु ये वाईफाई से बहुत ज़्यादा स्लो होती है, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है जितना तेज़ अपन वाईफाई के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आ जाइए, अब देखते हैं डेटा संचारण के रूप, फॉर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। देखिए डेटा संचारण के लिए सामान्यतः विद्युत संकेत, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स काम में लिए जाते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एनालॉग और डिजिटल। जो एनालॉग होते हैं वो कैसे चलते हैं, वो कंटिन्यूस सीरीज़ होती है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कंटिन्यूस। और ये जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं ये कैसी होती है? डिस्क्रीट होती है, रुक रुक के चलती है। ऑन होगा फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा फिर ऑफ होगा। ये देख सकते हो, ऑन हो गया फिर ऑफ हो गया, ऑन हो गया ऑफ हो गया, ऑन हो गया ऑफ हो गया, ऑन हो गया ऑफ हो गया। तो ये क्या हो गया? डिस्क्रीट हो गई, रुक रुक के चलने वाली सीरीज़ हो गई। ये कंटिन्यूस चल रही है, वेवी फॉर्म में चल रही है, ठीक है। ये जनरली कहाँ यूज़ की जाती है एनालॉग सिग्नल? ये टेलीफोन कम्युनिकेशंस में इस्तेमाल करी जाती है, जहाँ पर आवाज़, साउंड, है ना, वॉइस से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पर एनालॉग। और जहाँ पर पिक्चर्स होती हैं डिजिटल फॉर्म में होता है, वो कौन से? डिजिटल सिग्नल होते हैं। आवाज़ के साथ में पिक्चर्स हो गई, वीडियोज़ हो गया, इस तरीके से चीज़ें कौन से? डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। अब देखें इनके बारे में पढ़ना है। एनालॉग ये संकेत समय के सापेक्ष कंटिन्यूस रूप से निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर नीचे परिवर्तित हो रहे हैं। एनालॉग सिग्नल का मान एक दी गई पारस रेंज में कुछ भी हो सकता है। एक टेलीफोन सिस्टम एनालॉग डेटा संचारण का उदाहरण है, ठीक है। डिजिटल, ये संकेत असतत डिस्क्रीट होते हैं। एक डिजिटल सिग्नल दी गई पारस में कुछ मान ही ग्रहण कर सकता है। ये संकेत ऑन ऑफ अवस्थाओं में संचारित होते हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर डिजिटल डेटा काम में लेता है। कंप्यूटर डेटा संचारण के लिए भी डिजिटल सिग्नल काम में ही लेता है ना। तो कंप्यूटर्स में कौन से यूज़ होते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। पर जब हमें इसे इधर से इधर भेजना हो तो इसको क्या करेगा? ये इसको चेंज कर देगा। किंतु दो कंप्यूटरों के बीच डेटा संचारण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला माध्यम कौन सा है? टेलीफोन लाइन, जो कि किस पे काम करती है? एनालॉग सिग्नल पे काम करती है। तो हम कह सकते हैं
टेलीफोन लाइन में कौन से सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं, ये हमने पीछे ही देख लिया था, है ना। अतः डाटा संचारण से पहले कंप्यूटर द्वारा भेजे गए डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलना पड़ता है, जिसे क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब डिजिटल संकेतों को हम किस में बदल रहे हैं, डी को ए में बदल रहे हैं, तो इनके बीच में एम रख दीजिए। ठीक है, ऐसे याद रखिए, डी एम ए। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर्स को अगर हमें एनालॉग में बदलना है तो मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें एनालॉग को अगर डिजिटल में बदलना है तो डी मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसे याद करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स ऐसे ही डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन क्या होता है, आज पढ़ लीजिए। इसी प्रकार टेलीफोन लाइन में संचारित एनालॉग सिग्नलों को सीधा कंप्यूटर को नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि कंप्यूटर को भेजने से पूर्व एनालॉग संकेतों को किस में बदलना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर में बदलना पड़ेगा, और ये किसके थ्रू होता है, डीमॉड्यूलेशन के थ्रू होता है, जो अभी अपन ने पहले ही देख लिया। तो देखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए पुंगल किसकी नस्ल है, किससे रिलेटेड है, पुंगल का संबंध किससे है, बताइए, गाय से, भेड़ से, बकरी से, या फिर घोड़े से, बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। पुंगल किसकी नस्ल है, गाय की है, भेड़ की है, बकरी की है, या घोड़े की है। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।